धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे प्रदेश में नशे की लत से युवा पीढ़ी को बचाने हेतु मादक पदार्थों के उत्पादन, बिक्री और सेवन के लिए इस सदन में संकल्प लाने हेतु बोलने का अवसर दिया। माननीय सभापति महोदय, इससे पूर्व में जिस संकल्प पर चर्चा हो रही थी, प्रदेश में जनसंख्या की विस्फोट स्थिति को देखते हुए विकास की योजनाओं पर प्रतिकूल असर पड़ने से राज्य सरकार जनसंख्या नियंत्रण हेतु कानून बनाए। पूरा सब्जेक्ट बिना पढ़े हम आधे अधूरे पे बात करें तो मुझे लगता है कि ये सदन की गरिमा के खिलाफ है, क्योंकि सदन स्वयं संकल्प लाया है। इसमें कोई पक्ष विपक्ष नहीं है, सब मिलकर के संकल्प लाए हैं। सब अपने अपने विचार, अपनी अपनी भावनाएं कह सकते हैं, लेकिन इस तरह से उसको दूसरा मोड़ देना मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। ये राजस्थान की संसद की परंपराओं के भी विपरीत है। माननीय सभापति महोदय, अपनी बात की शुरुआत कहाँ से करूं ये सोचते सोचते मुझे लगा कि पहले मैं राजस्थान की क्या स्थिति है, क्योंकि आप भी जनप्रतिनिधि हैं, मैं भी जनप्रतिनिधि हूँ, यहाँ 200 लोग चुन कर के आते हैं और मुझे लगता है कि मेरी बात से हर कोई सहमत होगा। जब हम नेतृत्व करते हैं अपनी अपनी विधानसभाओं में, तो बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी विधवाएं अपनी बात की पीड़ा कहते कहते ये बात करती है कि मेरी बेटी की शादी की व्यवस्था करनी है, क्योंकि मेरा पति नशा करता है और मैं उसकी शादी की व्यवस्था नहीं कर पाती हूँ, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। कई महिलाएं इस नाते से आती हैं कि मेरा पति तो है, लेकिन मैं बच्चों की फीस नहीं भर पा रही हूँ, क्योंकि मेरा पति जो कमाता है उससे दारू पी जाता है और इसलिए बच्चों की फीस भरने का पैसा मेरे पास नहीं है। कई महिलाएं ये शिकायत करती हैं कि हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, और खाने को इसलिए नहीं है क्योंकि मैं विधवा पेंशन की पात्र नहीं हूँ, और पात्र इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैं विडो नहीं हूँ, और विडो नहीं हूँ तो विधवा पेंशन की पात्र कैसे बन सकती हूँ। जब विधवा पेंशन की पात्र नहीं बन सकती तो आरएफएसए में मुझे गेहूं भी नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं, जाऊं तो कहाँ जाऊं। राजस्थान पत्रिका की कटिंग का उल्लेख करना चाहूंगी माननीय सभापति महोदय। राज्य सरकार ने जारी करी नई आबकारी नीति, सस्ती बियर गली गली बार, खरबों कमाएगी सरकार। ये खबर जब मैंने पढ़ी तो मैंने आबकारी नीति भी निकाली कि क्या है राजस्थान सरकार की आबकारी नीति। आबकारी नीति पर जब मैं बात करती हूँ तो मैं जब अजमेर से आती हूँ जयपुर, तो मैं देखती हूँ हाईवे पर शराब की दुकानें, और वो जो शराब की दुकानें, उन शराब की दुकानों के बाहर बहुत बड़ा बड़ा लिखा होता है, यहाँ अंग्रेजी शराब की दुकान है, यहाँ अंग्रेजी शराब मिलती है। और जब मैंने ये आबकारी नीति, चूंकि मुझे ये संकल्प के बारे में बोलना था, तो मैंने आबकारी नीति जब निकाली तो मैं देखिए उसके कुछ बिंदुओं का उल्लेख करना चाहूंगी। दुकानें खोलने का समय, राज्य में मंदिरों की अनुज्ञा पत्र प्राप्त रिटेल ऑफ दुकानें खुलने 10 बजे सुबह से, बंद रात्रि 8 बजे। कितना पालन हम इसका करा रहे हैं वो हम भी बहुत अच्छे से जानते हैं, और माननीय सदस्य कई लोग इस बात को भी बहुत अच्छे से जानते हैं। मदिरा पात्रों पर सुस्पष्ट चेतावनी, मदिरा उपयोग प्रोत्साहन करने वाले विज्ञापनों पर कार्रवाई। अब ये विज्ञापनों पर कार्रवाई, मुझे लगता है कि हमारी सरकारों में कोई भी इस प्रकार की कार्रवाई बहुत नगण्य, बहुत मामूली सी हुई हो तो खाना पूर्ति में ही वो कार्रवाइयां होती हैं। इसके अतिरिक्त आवश्यक व्यक्तियों की नशीली पदार्थ की बिक्री पर रोक के प्रयास, 18 वर्ष से कम आयु, क्योंकि कोटपा एक्ट के तहत 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को आप नशीले पदार्थ नहीं दे सकते। पर मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि ये बात शायद मुझे भी इस संदर्भ में, जब मैं ये सूचनाएं खोज रही थी, तभी मुझे पता पड़ा कि 18 वर्ष से नीचे के व्यक्ति को नशीली चीजें हम नहीं बेच सकते। नहीं तो इसके पहले तक मुझे भी माननीय मंत्री महोदय ये पता नहीं था। तो इस तरह से हम कैसे कर सकते हैं। और जो सिरोही, पाली, जालोर जिलों में हुआ, हिम्मत अभिलाष टांक जालोर के एसपी ने जो सब कुछ किया, वो तो हम सबके सामने है ही है।
माननीय सभापति महोदय, क्या है ये नशा, क्या है और इससे क्या नुकसान है? अब मैं इस पर आना चाहूंगी। भारत में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 1% तंबाकू के उपभोग से होने वाली बीमारियों और शुरुआती मौतों में खो दिया जाता है। तंबाकू उत्पादों से उत्पाद शुल्क के रूप में प्राप्त प्रत्येक 100 रुपए पर भारतीय अर्थव्यवस्था को 816 रुपए का नुकसान होता है। ये नुकसान जो मैंने शुरुआत में बताए, वो तो किस तरह से सामाजिक, हमारे आर्थिक स्थिति को किस तरह से कानूनी हो गई, पर हम क्यों मजबूर हैं शराब पर और इन तंबाकू उत्पादों की बिक्री को अनुमति देने के लिए? क्या पैसा ही सब कुछ होता है क्या? क्या इंसान का जीवन सब कुछ नहीं है? क्या इस मानवता को बचाना सब कुछ नहीं है? और जब मैं देखती हूँ इस बात को लेकर के, तो आप देखिए उत्पाद शुल्क के रूप में 100 रुपए पर, तो इकोनॉमी भी जरूरी नहीं है। 100 रुपए पर भारतीय अर्थव्यवस्था को 816 रुपए का नुकसान होता है। माननीय सभापति महोदय, यदि हमको कहीं से पैसा मिल रहा है उत्पाद शुल्क के रूप में, तो हम उसके अगेंस्ट 816 रुपए खर्च कर रहे हैं, तो हमें कहाँ लाभ है? मुझे लगता नहीं। 2017 और 2018 के बीच 35 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सभी तंबाकू जनित बीमारियों और मौतों के कारण आर्थिक लागत 27.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर, और यदि भारतीय मुद्रा में ये मैं बात कहूं तो 1,77,340 करोड़ रुपए आंकी गई है। और अस्पताल में भर्ती होने और अस्पताल के दौरों के कारण यदि कोई व्यक्ति नशा करता है, शराब से या तंबाकू से या बीड़ी सिगरेट से और बाकी किसी से भी, और वो बीमार होता है, तो अस्पताल के दौरे करने पड़ते हैं। और परिवार निश्चित रूप से कोई ना कोई एक तो देखरेख के लिए भी चाहिए। जो कमाने वाला व्यक्ति है, यदि वही बीमार हो जाए तो परिवार की आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो जाती है। तो अगर से ऐसे हम बात करते हैं, यदि इस दृष्टि से हम देखते हैं, तो आय का नुकसान 6,181 करोड़ रुपए हो जाता है। और ये जो लागत है ये बहुत खतरनाक है। वर्ष 2016-17 के तंबाकू से कर राजस्व, इसकी आर्थिक लागत का सिर्फ 12.2% है। माननीय मंत्री महोदय, जितना हम कर के रूप में, उत्पाद के रूप में वसूल कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 12.2% है। यानी कि बाकी का 88% तो हम खर्चा ही कर रहे हैं इसके अगेंस्ट में। 2017-18 में अकेले तंबाकू उत्पाद के कारण होने वाला प्रत्यक्ष चिकित्सा व्यय, स्वास्थ्य मंत्री जी चूंकि यहाँ बैठे हैं, स्वास्थ्य पर कुल निजी और सार्वजनिक व्यय दोनों को यदि मिला लिया जाए तो 6,98,430 करोड़ का लगभग 5%, यानी 6,984 करोड़ रुपए आता है। 5% कुल जो इलाज पर खर्चा होता है, उसका 5% इस प्रकार के नशे करने वाले लोगों के इलाज पर खर्च होता है। भारत में लगभग 269 बिलियन तंबाकू उपयोगकर्ता लगभग 30 करोड़ हैं। इनमें से 20 करोड़ चबाने वाले तंबाकू का उपयोग करते हैं और लगभग 10 करोड़ धूम्रपान जैसे बीड़ी सिगरेट पीते हैं। 3.2 करोड़ धूम्रपान के साथ तंबाकू दोनों का ही सेवन करते हैं। माननीय सभापति महोदय, कोटपा एक्ट जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे ये जानकारी मिली कि इस एक्ट के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान नहीं कर सकते। पर मैं प्रैक्टिकली बताती हूँ, मैं पिछले 20 सालों से यहाँ आ रही हूँ। यहाँ इस विधानसभा में भी हाँ पक्ष की और ना पक्ष की लॉबी में भी आपको बहुत लोग सिगरेट पीते हुए मिल जाएंगे, परंतु कभी उन पर जुर्माना लगा ऐसा नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ ऐसा। 20 सालों में तो मैंने नहीं देखा। हर साल 1.3 बिलियन यानी कि 13 लाख से अधिक लोग तंबाकू के उपयोग से मरते हैं, मुख्य रूप से धूम्रपान से। और धूम्रपान करने जो बेचारे धूम्रपान नहीं करते हैं, जो धूम्रपानी के साथ में रहते हैं, सेकंड हैंड,
सेकंड हेड स्मोक उसको कहा गया है के संपर्क में आना जो कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनता है, अतिरिक्त मौतों का कारण भी बनता है। और क्षेत्रफल के हिसाब से यदि मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा प्रदेश होने के साथ साथ 1.2 करोड़ तंबाकू उपभोक्ताओं का घर है। यानी कि हमारे राजस्थान में लगभग 1 करोड़ 20 लाख लोग तंबाकू का उपभोग करते हैं, जिनमें से 70 लाख तंबाकू चबाते हैं और 63 लाख बीड़ी या सिगरेट का धूम्रपान के रूप में तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं या इस प्रकार का नशीला पदार्थ लेते हैं। मैं जब भारत की बात करती हूँ माननीय सभापति महोदय, तो भारत में वर्ष 17-18 में, चूंकि हमारे यहाँ जो स्टडी आई है वो स्टडी 16-17 में ही हुई है और 16-17 के बाद कोई स्टडी हुई नहीं, ग्लोबल एडल्ट तंबाकू सर्वे 2016-17। तो ये 16-17 की स्टडी के बाद में ये मालूम होता है कि 35 वर्ष की आयु के व्यक्ति, 35 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के लिए तंबाकू के उपयोग से होने वाली सभी बीमारियों और मौतों के कारण होने वाली कुल आर्थिक लागत 1,77,340 करोड़ या 3,773 प्रति वयस्क रहती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार 2011 में लागत इसकी तुलना में 1,45,980 करोड़ रुपए थी। यदि हम अनुमानों को तुलनीय बनाने के लिए यदि कंपेयर करें दोनों में, तो हम देखेंगे कि 1,45,980 करोड़ जो पहले थी और उसका ये जो सूचकांक है, ये जो आया है, ये जितनी स्पीड से मूल्य वृद्धि हुई है या मूल्य सूचकांक जितने तेजी से बढ़े हैं, उससे भी डबल तेजी गति से ये जो है स्थिति हमारी बढ़ी है। तंबाकू का प्रत्यक्ष व्यय के कारण स्वास्थ्य देखभाल व्यय एक साथ मिलकर भारत में सालाना लगभग 1.5 करोड़ लोगों को गरीब कर देता है। ये मैं नहीं कह रही, ये WHO की रिपोर्ट कहती है। माननीय सभापति महोदय, आप देखिए, बीमारियां बांटकर 10,000 करोड़ रुपए खा रहे तंबाकू कारोबारी। अभी थोड़े दिन पहले एक कार्यक्रम था राजसमंद जिले में, मैं वहां गई और मुरारी बापू वहां कथा वाचन करने के लिए आए थे। जब मैं ये पढ़ रही थी तो मेरा ध्यान भी वहां गया कि ये क्या सिस्टम है, क्योंकि हम लोग विशेषकर महिलाएं इस तरफ नहीं देखती हैं कि क्या अंदर की तक की क्या व्यवस्था है। तो मैंने वहाँ मुरारी बापू जी, किसी ने कहा कि नहीं, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा मुरारी बापू को कि मैं शायद करेक्ट कह रही हूँ, एग्जैक्ट यही शब्द थे कि भाई मुरारी बापू उनको कहो, मदन जी को जो मिराज के मालिक हैं, कि वो ये धंधा चेंज कर दें। तो इसके लिए सहमति नहीं बनी। तो इसका अर्थ क्या है? जो वहाँ शिव प्रतिमा बनी है, इतने करोड़ों लोग जो मिराज खाते हैं, क्या उन मिराज खाने वाले लोगों को कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, शुगर, मेरे को पता नहीं था, जब मैंने पढ़ा तब मुझे पता पड़ा कि शुगर भी तंबाकू खाने से होता है, धूम्रपान करने से शुगर भी होता है। तो क्या हम ऐसे सामाजिक अवसरों पर तिरस्कार नहीं कर सकते ऐसे लोगों का जो हमारे लोगों को जहर बांट रहे हैं? ये एक्चुअल में है तो जहर ही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। 7,000 टन तंबाकू कचरा घोल रही है धरती में जहर। तो धरती जिससे जहरीली हो जाए उसको क्या खाना बहुत जरूरी है। माननीय सभापति महोदय, तंबाकू और शराब और भी दूसरे प्रकार के जो नशीले चीजें हैं, मैं बताना चाहूंगी सभापति महोदय, मैंने कुछ समय पहले ध्यानाकर्षण लगाया था, उसका जवाब मैं आपको यहाँ उल्लेखित करना चाहूंगी। पिछले 5 वर्षों का 2017 में 61 मुकदमे दर्ज हुए, गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या 98 थी और उनसे प्राप्त सामग्री 41 ग्राम स्मैक, 5.220 किलोग्राम चरस, 9.868 किलोग्राम अफीम, 8.865 ग्राम गांजा और 3,001.457 किलो डोडा पोस्ट। इसी प्रकार से 2018 में 78 मुकदमे हुए, 148 मुकदमे अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, चरस गांजा उनसे वसूल किया गया। और
2019 में 99 मुकदमे, 144 लोगों की गिरफ्तारी हुई। 2020 में 11 ही मुकदमे, 2020 में की संख्या सबसे कम, 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो ये जो चरस, गांजा, स्मैक, ये प्रतिबंधित है एनडीपीएस एक्ट के तहत, लेकिन हमारे यहाँ दरगाह है, पुष्कर है, यहाँ पर अवैध तरीके से इनका फिर भी बेचान हो रहा है। और हमारे जो अधिकारी हैं उनको इतनी छूट नहीं है कि वो इसको रोक करके युवा पीढ़ी को उस नशे से बचा सके। जब हम हरियाणा से लगते हुए, पंजाब बॉर्डर से लगते हुए जिलों की बात करते हैं, हनुमानगढ़, गंगानगर के जिलों में पंजाब की बात करते हैं और सोशल मीडिया पर बहुत सारे फोटोग्राफ देखते हैं, तो युवा, लड़के लड़कियां सभी ऐसे झूमते वायरल उनके फोटोग्राफ हैं। उनको देख करके दया भी आती है और दुख भी होता है कि ऐसा कौन सा पैसा सबसे ज़्यादा जरूरी है, उस पैसे के लिए हम इस युवा पीढ़ी को ख़त्म कर रहे हैं। क्योंकि हिंदुस्तान युवाओं का देश है, इस युवाओं की उपादेयता तभी साबित हो सकती है जब वो शिक्षित हो और इन नशे जैसी बीमारियों से दूर रहे। और मैं तो अपनी बात कह सकती हूँ, मानना नहीं मानना सबका अधिकार है। माननीय सभापति महोदय, यह तंबाकू किस रूप में उपयोग में लिया जाता है, अब मैं उसकी चर्चा करना चाहूंगी। यह निकोटिन टैक्मम नामक पौधे से प्राप्त होता है। इसे बीड़ी, सिगरेट, गुटखे, हुक्का, चिलम आदि सहित चूने के साथ मिलाकर सीधा ही उपयोग किया जाता है। राजस्थान सरकार के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट पर दिखाए गए आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 32% जनता किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करती है। इसमें 50.5% पुरुष और 20.3% महिलाएं हैं। ये बहुत ही चिंताजनक आंकड़ा है, चिंता देने वाला आंकड़ा है। धूम्रपान प्रदेश में 13.4% और महिलाएं 4.8% महिलाएं बीड़ी, सिगरेट और हुक्के आदि के रूप में तंबाकू का सेवन करती हैं। चबाने वाले तंबाकू का भी यही प्रतिशत है। माननीय सभापति महोदय, जैसे मैंने पहले कहा कि WHO की रिपोर्ट के अनुसार 2011 के अनुसार प्रदेश में 1160 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष का नुकसान होता है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में लगभग 80,000 व्यक्ति प्रति वर्ष काल का ग्रास बन जाते हैं। 80,000 प्रदेश में। तंबाकू मुंह, गला, श्वसन और फेफड़ों के कैंसर का प्रमुख कारक है। इससे न केवल तंबाकू उपयोग करने वाले अपितु उसके परिवार पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसा मैंने पहले चिंता जाहिर करी कि परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो जाती है, और दयनीय परिवार की आर्थिक स्थिति होती है जो तो होती है, मानसिक रूप से भी उस परिवार में झगड़े फसाद इतने होते हैं, इतनी लड़ाई झगड़े होते हैं कि शांति उस घर की चली जाती है। और एक दिन आदमी सोचता है कि मैं जाकर के कहीं सुसाइड क्यों ना कर लूं या कहीं चोरी। इससे कानून व्यवस्था पर भी असर पड़ता है, क्योंकि आदमी इन सब चीजों से बचने के कई बार शॉर्टकट अपनाता है और उसको लगता है कि चोरी कर ले। जो बच्चे छोटे हैं, 17-18 साल से भी उम्र में छोटे हैं, जब वो बच्चे इन चीजों का नशा करते हैं माननीय सभापति महोदय, तो अनेकों बार वो अपने घर से ही चीजें चुराने लग जाते हैं और चोरी की FIR दर्ज होती है तो पता पड़ता है कि उनके बेटे ने नशा करने के लिए वो चीजें चुराई हैं। तो ये किस राह पर ये नशा हमें लेकर के जा रहा है, ये बहुत ही चिंता का विषय है। इससे न केवल तंबाकू उपयोग करने वाले अपितु उनके परिवार पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। ग्लोबल एडल्ट तंबाकू सर्वे GATT 2016-17 के अनुसार राजस्थान में धूम्रपान करने वालों का औसत राष्ट्रीय औसत से अधिक है। ये हमारे लिए चिंता का विषय है। माननीय सभापति महोदय, COPS, TB, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस इसका जो प्रमुख लक्षण है, महिलाओं में प्रजनन संबंधी विकार, सांस की बीमारी, प्रीमेच्योर मेनोपॉज, सर्वाइकल कैंसर, अबॉर्शन जैसे समस्याएं होती है, जीवन शक्ति का ह्रास होता है। माननीय सभापति महोदय, मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ राजस्थान में या भारत में इसका चलन है, पूरी दुनिया में, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में इसका चलन है। लेकिन WHO और बाकी की संस्थाएं जो मानव संसाधन को अच्छा बनाने के लिए हमेशा काम करती हैं, यदि उनकी तरफ से मैं देखती हूँ तो तंबाकू का उपयोग दुनिया भर में रोकी जा सकने वाली मौतों, ये राजस्थान में ही नहीं हो रहा, ये भारत में नहीं हो रहा, दुनिया में भी मौतें हो रही हैं। तो तंबाकू का उपयोग एक ऐसा है जो जितनी मौतें होती हैं उनको रोका जा सकता है, उनको बचाया जा सकता है। तंबाकू अपने आधे उपयोगकर्ताओं को समय से पहले मार देता है।
यदि किसी की एवरेज उम्र माननीय सभापति महोदय 80-90 वर्ष हो सकती है तो उसको 10 साल पहले ही इसका मृत्यु का कारक बनना पड़ता है, और 10 साल पहले यानी कि उसकी जीवन है वो जो 10 साल शॉर्ट हो जाता है। तंबाकू का उपयोग कैंसर, हृदय रोग, जैसा मैंने पहले बोला, मधुमेह, पुराने फेफड़ों की बीमारी, स्ट्रोक, बांझपन और ये का कारक होता ही है। भारत में कुल मृत्यु का 13% केवल तंबाकू उपयोग से जनित बीमारियों से होता है, और भारत में हर वर्ष 13 लाख लोगों की मृत्यु तंबाकू जनित बीमारियों के कारण होती है। ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है, इसको रोका जाना चाहिए माननीय सभापति महोदय। अब हम बात करते हैं, अभी जनसंख्या नियंत्रण की बात पर हम बात कर रहे थे कि हमारा प्रदूषण भी बढ़ता है। यदि ज़्यादा जनसंख्या होती है तो निश्चित रूप से प्रदूषण बढ़ता ही है। पानी की अधिक आवश्यकता होगी, खाद्य वस्तुओं की अधिक आवश्यकता होगी, घर से अधिक कचरा निकलेगा तो प्रदूषण बढ़ेगा, ये जाएगा तो इसी पर्यावरण में। तो तंबाकू उपयोग से होने वाले कचरे का निस्तारण नहीं होने से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा माननीय सभापति महोदय? तंबाकू उत्पाद के उपयोग से पैदा हुए कचरे से 30 लाख मानक प्लास्टिक की बाल्टियां बन सकती हैं। जो लोग गुटखा खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, यदि उनको हम कैलकुलेट करें कि वो कितना उपयोग कर रहे हैं तो 30 लाख प्लास्टिक के पाउच जिनमें गुटखा मिलता है, यदि मैं उसी की बात करती हूँ तो 30 लाख मानक प्लास्टिक की बाल्टियां बन सकती है। पेपर पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल होने के लिए सालाना 59,084 पेड़ काटे जाते हैं, जिससे 32 लाख नोटबुक जिस पर हम लिखते हैं वो 32 लाख नोटबुक बन सकती है। उत्पादित फिल्टर के कचरे से 3,58,000 व्यस्क आकार की टी शर्ट बन सकती है, और एक बोइंग 747 विमान सालाना उत्पादित एल्युमिनियम कचरे से बनाया जा सकता है। तो ये पर्यावरण पर भी, ना केवल मानव के स्वास्थ्य पर, मानव की अर्थव्यवस्था पर, उसकी परिवार की घर गृहस्थी पर, बल्कि ये पर्यावरण पर भी नुकसान देने का काम करता है। और जब मैं राजस्थान की बात करूं, चूंकि अभी मैंने भारत की बात करी, मैं राजस्थान की बात करती हूँ माननीय सभापति महोदय, तो कुल सालाना 3008 टन प्लास्टिक, 2390 टन कागज और 234 टन एल्युमिनियम और 53 टन फिल्टर का कचरा होता है। ये 3008 टन प्लास्टिक है, 2390 टन कागज है, 234 टन एल्युमिनियम है और 53 टन फिल्टर कचरा यहाँ से उत्पादित होता है। कचरा सिगरेट और बीड़ी और चबाने वाले तंबाकू से कितना होता है? एम्स जोधपुर की 2022 की स्टडी रिपोर्ट है, सिगरेट से 1577.22 टन, बीड़ी से 1124.91 टन और चबाने वाले तंबाकू से 4197.85 टन। कुल कचरा 6899.97 टन कचरा कुल कचरा निकलता माननीय सभापति महोदय प्रति वर्ष। ये मैं नहीं कह रही, ये जोधपुर एम्स की रिपोर्ट है 2022 की। हम कई बार, मैं जब ये 15वीं विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी स्टार्टिंग में कहे थे कि हम हुक्का बार बंद करेंगे, और निश्चित रूप से वो सदन में संशोधन लेके आए। 2003 के कोटपा एक्ट के में संशोधन किया उन्होंने और हुक्का बार को प्रतिबंधित कर दिया। मैं इसके लिए सदन मेरी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देती हूँ। परंतु माननीय सभापति महोदय, क्या एक कागजी आदेश निकल जाने से हुक्का बार बंद हो गए हैं? नहीं हुए, आज भी अवैध रूप से चल रहे हैं। तो जिन अधिकारियों को इसको रोकने की कानूनी अधिकार है, वो इसको रोक नहीं पाने के पीछे क्या कारण है? ऐसा क्या ऐसी बंदिशें हैं, हम किसके दबाव में हैं कि हम इन चीजों को रोक नहीं पा रहे हैं? माननीय सभापति महोदय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने तंबाकू उत्पादों के उपभोग को हतोत्साहित करने के लिए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद व्यापार, वाणिज्यिक उत्पादन, आपूर्ति और वितरण के विज्ञापन और विनिमय का निषेध अधिनियम 2003 कोटपा नामक एक व्यापक कानून बनाया। लेकिन उस कानून के तहत जितनी अधिसूचनाएं निकाली गई हैं, हम उन अधिसूचनाओं के तहत कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, मेरा यह प्रश्न है।
इसके अतिरिक्त भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा खाद्य सुरक्षा और अधिनियम मानक अधिनियम 2006 के तहत भी कानून बनाए गए, लेकिन हमने उनकी भी पालना नहीं करी। किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 77 भी इसके लिए उल्लेखित करती है, लेकिन इस और भी हमने कुछ भी नहीं किया। तो सीधा सीधा मेरा कहना है कि हम कानून तो बनाते हैं, लेकिन उनकी पालना यदि नहीं कराते तो उन कानूनों का कोई औचित्य नहीं रह जाता, उससे जनता को कोई लाभ नहीं मिलता। माननीय सभापति महोदय, राष्ट्रीय तंबाकू ये कानून बनाने के बाद और WHO के संगठन के प्रेशर में ऑल ओवर इस पृथ्वी पर जितने देश हैं उन सब ने एक संधि की और उस संधि के तहत हमें भी कुछ नियम बनाने पड़े। उन नियमों के तहत एक कार्यक्रम लाया गया NTCP का। इस NTCP के कार्यक्रम, चूंकि ये मुख्य कार्यक्रम स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत ही चलता है, तो क्या हम इस मुख्य कार्यक्रम को और अधिक विस्तार और चर्चा का विषय नहीं बना सकते क्या? तंबाकू सेवन के हानिकारक प्रभावों के बारे में इस NTPC प्रोग्राम में जो जो कार्यक्रम करे जा सकते हैं वो 3-4 का मैं उल्लेख करती हूँ के बारे में जागरूकता हम पैदा नहीं कर सकते क्या? सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 कोटपा के बारे में हम जन जागरूकता करने के साथ ही लोगों को अवेयर करने का काम नहीं कर सकते क्या? और इसके साथ ही माननीय सभापति महोदय, स्वास्थ्य और सामाजिक कार्यकर्ता, गैर सरकारी संगठनों, स्कूल शिक्षकों और प्रवर्तन अधिकारियों को प्रशिक्षण देना। माननीय सभापति महोदय, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री भी यहाँ बैठे हैं, इसलिए मैं आपके माध्यम से उनसे निवेदन करना चाहूंगी, क्योंकि ये कानून ऑलरेडी बना हुआ है। इस कानून के तहत जो CMHO है उनको भी बहुत स्वतंत्र रूप से उनको पावर देना चाहिए कि वो इस कानून के तहत खुल करके कार्रवाई करे। लेकिन उनको इस कानून की ना तो जानकारी होती है, क्योंकि हमारे कलेक्टर में जिले में जिला कलेक्टर ही महत्वपूर्ण होता है। यदि किसी जिला में जिला कलेक्टर महत्वपूर्ण तरीके से इस प्रकार के जन जागरूकता के कार्यक्रमों को कराए तो मुझे लगता है कि हम और अधिक अच्छी गति से इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। सूचना शिक्षा संचार IC की गतिविधियां, क्योंकि IC की गतिविधियां सरकार करती है, लेकिन वो IC की गतियां सिर्फ हमारे तक ही सीमित रह जाती है। या तो सरकार के नुमाइंदों को पता होता है या सरकारी अधिकारियों को पता होता है। आम जन तक वो IC की गतिविधियां जाए तभी हम इस कार्यक्रम को सफल बना सकते हैं। स्कूलों में कार्यक्रम कराए जाएं। तंबाकू नियंत्रण कानूनों की निगरानी, क्योंकि इसकी निगरानी करने वाला कोई नहीं है। यदि जब भी आप समीक्षा बैठ के करें, यदि इसकी हर सप्ताह इसकी निगरानी कर रहे हैं तो बहुत द्रुत गति से परिणाम हमको सामने देखने को मिलेगा। ग्राम स्तर की गतिविधियों के लिए पंचायती राज संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित किया जाए और जिला स्तर पर औषधि उपचार सुविधाओं के प्रावधान सहित निवारण सुविधाओं के स्थान की स्थापना और सुदृढ़ीकरण किया जाना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, अब मैं ग्राम का जब उल्लेख करती हूँ तो ग्राम के बारे में जब मैं बात करती हूँ तो देखिए, ग्राम चूंकि महत्वपूर्ण इकाई है और एक जो छोटी सी जिसको बीड़ी कहते हैं, वो बीड़ी होती छोटी जरूर है, लेकिन वो सिगरेट से भी अधिक ज़्यादा नुकसान करती है। और कितना नुकसान करती है ये मैं उल्लेख करना चाहूँगी आपको आंकड़ों के द्वारा। एक स्टडी आई है मुंबई की, उस स्टडी में सिगरेट पीने वालों की अपेक्षा जहां मुंह में कैंसर की दर 42% अधिक थी, फेफड़े और स्वर यंत्र में यह दर क्रमशः 35% और 112% अधिक थी। जो बीड़ी पीते हैं उनमें यह कितना प्रतिशत अधिक था ये हम देख सकते हैं उस स्टडी के द्वारा। और इसी के साथ में आप देखिए स्टडी में एक और दिल्ली की स्टडी है, वो दिल्ली की स्टडी क्या कहती है कि सिगरेट की अपेक्षा बीड़ी के शीघ्रता से स्वतः बुझने की संभावना अधिक होती है। इसके पीने वालों को इसे अधिक बार और हर बार गहरा फूंकना होता है। एक औसत बीड़ी धूम्रपाई एक सिगरेट को जहां 9 बार फूंकता है, वहीं बीड़ी वाले को इसको 28 बार फूंकना पड़ता है। सिगरेट पीने वालों की तुलना में तंबाकू की हानियों से अधिक वो व्यक्ति प्रभावित होता है, क्योंकि इसमें फिल्टर की अनुपस्थिति और इसके आवरण की विशिष्टता के चलते ये निकोटिन के अतिरिक्त तंबाकू के जहरीले रसायनों जैसे फिनाइल, हाइड्रोजन, साइनाइड, हाइड्रोकार्बन, अमोनिया और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ साथ वातावरण में प्रदूषणकारी कणों को भी अधिकता से ग्रहण करते हैं। और आगे ये लिखते हैं कि तेंदुपत्ते में लिपटे इस तंबाकू पदार्थ में के
कितने नुकसान हैं। कर्ज के बोझ के दबे तंबाकू की खेती करने वाले किसान, क्योंकि कर्ज लेकर के खेती करते हैं, जो किसान खेती करता है वो भी इससे प्रभावित होता है, क्योंकि वो इसी के आसपास काम करता है, उसका कार्यस्थल इसी के आसपास होता है। तेंदुपत्ते को सुबह से संध्या तक जंगलों में भटक कर एकत्रित करने वाले अनभिज्ञ आदिवासी, हमारे यहाँ चित्तौड़ के आगे चले जाइए, है ना, ये हमारे यहाँ तो इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में तो बहुत ज्यादा है। वहां पर हर दिन एक तंबाकू दूषित वातावरण में घंटों से लपेटने के बावजूद ठेकेदारी प्रथा से पीड़ित महिला बच्चों के शोषण और बीड़ी व्यवसायियों और राजनीतिज्ञों के सांठगांठ की एक दुखद गाथा है। हमारे यहाँ राजस्थान में बीड़ी व्यवसायी हैं, यह सही कहा है कि बीड़ी व्यवसायी जो घरों में व्यवसाय करते हैं, उन घरों में व्यवसाय करने वालों का इसके कारण से शोषण होता है। वो बीड़ी लपेटते हैं घरों में, लेकिन कितनी मजदूरी मिल रही है, क्या मिल रहा है, उनको कोई देखने वाला नहीं है। सरकारी योजनाओं में उनको लाभ दिया जाता है। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप केंद्र सरकार को भी ये सिफारिश भेजें कि केंद्र सरकार की ऐसे बहुत सारी योजनाएं ऐसे बीड़ी बनाने वाले लोगों के वेल विशर के लिए है, जबकि वो उनके स्वास्थ्य को नुकसान कर रहा है। तो एक तरफ तो हम वेल विशर की योजनाएं चला रहे हैं, दूसरी तरफ हम उनको मजबूर करें उन योजनाओं के माध्यम से कि आप यही धंधा करते रहें। तो क्या हम कोई वैकल्पिक काम धंधा उनको उपलब्ध नहीं करा सकते? क्या कोई हम राजस्थान में ऐसा पायलट प्रोजेक्ट नहीं कर सकते कि जहां बीड़ी, क्योंकि मेरी विधानसभा में भी बीड़ी बनाने वाले बहुत हैं और वो इसी रोजगार से जुड़े, कई परिवार तो इसी के कारण से उनकी आर्थिक जो पारिवारिक स्थिति वो इसी के कारण से चलती, मजबूरी है उनको को वो इसके अलावा और कोई उनको काम आता नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि यह हानिकारक व्यवसाय उनसे छुड़ाना चाहिए और इसको बंद करना चाहिए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगी कि हमें उनको और दूसरी ओर ले जाना चाहिए। महिला बच्चों के हाथों से लिपटी गई घरों में उत्पादित अत्यधिक सरकारी वित्तीय छूट। माननीय सभापति महोदय, इस बीड़ी में बहुत ज्यादा सरकारी छूट है। जो छोटी छोटी फर्म्स हैं बीड़ी बनाने वाली, बीड़ी लेने वाली, उन छोटी छोटी फर्म्स को टैक्स में छूट दी गई है, क्योंकि वो छोटा टर्नओवर उनका है। तो ऐसे छोटी छोटी फैक्ट्रीज को, फर्म्स को हमको इसके टैक्सेशन के दायरे में लाना होगा, क्योंकि खुला धूम्रपान, खुली बिक्री और ज्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि कोटपा एक्ट में ये प्रोविजन है कि आप कोई भी बिक्री करते हैं यदि तंबाकू का, तो उस पर लेबल लगाएंगे, उस पर चेतावनी लगाएंगे, लेकिन जब आप वो खुली बेच रहे हैं तो आपके ऊपर तो लेवल तो है नहीं, तो चेतावनी आपके पास ऑटोमेटिक नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उन लोगों को, ये जो अशिक्षित लोग हैं, बेचारे गरीब लोग हैं, उनको पता ही नहीं होता कि इससे कितना नुकसान होता है और वो इसका सेवन करते रहते हैं। इसके अतिरिक्त माननीय सभापति महोदय, मैं कुछ सुझाव भी देना चाहूंगी। राज्य के सभी जिलों में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय स्टीयरिंग समिति का गठन करके हम तंबाकू के कानूनों की क्रियान्वयन की समीक्षा कराएं। हर महीने एक कमेटी इस प्रकार की बननी चाहिए जो हर महीने, जिस तरह से विजिलेंस की कमेटी बनी हुई है और वो हर महीने समीक्षा करती है, तो इस कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति बने और हर महीने कितने कार्यक्रम उन्होंने किए, कौन से कार्यक्रम में कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, उसकी एक कमेटी बनाई जानी चाहिए। सभी जिलों में महीने के अंत में तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। विक्रेताओं को तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर तंबाकू उत्पादों की बिक्री नहीं करने के लिए लगातार प्रेरित किया जाना चाहिए और इसके साथ ही राज्य में खुली सिगरेट की बिक्री को प्रतिबंधित कर आवश्यक कार्रवाई की जावे ताकि नाबालिगों को तंबाकू उत्पाद सहजता से उपलब्ध नहीं हो सके। राज्य में तंबाकू मुक्त शपथ दिलाई जाए। रक्षाबंधन जैसे पर्वों पर बहनें अपने भाई से ये शपथ लें और लेकर के वो संकल्प पत्र भरवाएं। उन संकल्प पत्रों को लॉटरी निकालें और लॉटरी के द्वारा जो बहनों के लॉटरी में निकले उनको पुरस्कृत करें, तो बाकी बहनें भी इस काम से जुटेंगी, इस काम को आगे बढ़ाएंगी। इसके अतिरिक्त माननीय सभापति महोदय, सभी शिक्षण संस्थाओं को तंबाकू मुक्त घोषित करने की कार्यवाही की जाए। वैसे तो शिक्षण संस्थाओं के बाहर कहीं पे भी तंबाकू बेचना अपराध है, पर प्रैक्टिकली में हो क्या रहा है, हम शिक्षण संस्थाओं के बाहर जितनी भी स्टेशनरी की शॉप्स हैं
उन सब स्टेशनरीज की शॉप पर आपको बीड़ी, गुटखा, तंबाकू बिकती हुई दिख जाएगी। और तो और माननीय सभापति महोदय, जो हमारे डेयरी बूथ हैं जो सिर्फ दूध की बिक्री के कोई अलाउ करते हैं, उन डेयरी बूथों पे भी ऐसे लड़ी लगी हुई आपको गुटखे के पाउच लटके हुए नजर आ जाएंगे, तो कोई भी बालक वहां से जाकर के ले सकता है। सभी शिक्षण संस्थाओं को तंबाकू मुक्त किया जाए। राज्य में तंबाकू उपयोगकर्ताओं को तंबाकू मुक्ति हेतु परामर्श के लिए टोल फ्री नंबर उपलब्ध कराना होगा। साथ ही साथ राजस्थान राज्य, माननीय सभापति महोदय, इस कोटफा एक्ट के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना निषेध है, लेकिन हम देखते हैं रोडवेज की बसों में माननीय मंत्री महोदय, सार्वजनिक परिवहन मंत्री जी भी यहाँ बैठे हैं, रोडवेज की बसों में ये चेतावनी तो लिखी होती है कि आप धूम्रपान नहीं करेंगे, पर आप देखिए कितने लोग वहाँ रोडवेज की बसों में धूम्रपान करते रहते हैं। क्या हमने इस प्रकार की कार्यवाहियां की हैं क्या? यदि हम रोज कार्यवाही करें एक रोडवेज के एक चक्कर पर, तो मुझे लगता है कि 6 से 7 लोगों को इसके खिलाफ कार्यवाही होगी और उनको चालान भरना पड़ेगा। एक माननीय सभापति महोदय, इसी से मेरे को याद आया, क्योंकि 2003 में यह अधिनियम बना, कोटपा एक्ट 2003 में बना, आज 2023 चल रहा है और 3 से 2023 पूरे 20 साल हो गए। 20 साल बाद में भी जुर्माने की राशि अधिकतम 200 रुपए ही है, तो ये तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी राशि नहीं है। किसी का 20 रुपए जुर्माना, किसी का 30 रुपए जुर्माना। तो हमें यदि इसको प्रतिबंधित करना है, इसको रोकना है, तो इतना अधिक जुर्माना होना चाहिए कि व्यक्ति एक बार करने के बाद में सोचने पर मजबूर हो जाए कि मुझे ये गलती करनी है कि नहीं करनी है। मुझे लगता है हम तभी इसको रोक पाएंगे। राज्य के डेयरी बूथों की मैंने जैसे पहले बात की है, इसके अतिरिक्त माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सरकार को केंद्रीय कोटपा अधिनियम 2003 की धारा 5 और 7 के क्रियान्वयन के लिए सौंपे गए अधिकारियों को धारा 4A के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई करने की शक्ति सौंपनी चाहिए, क्योंकि ये शक्ति कानून में सिर्फ पुलिस के पास है, अधिकारियों के पास नहीं है। एक पुलिस पर इतना सारा बोझ है, ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि इस पर ध्यान नहीं दिया गया है। राजस्थान सरकार को सभी भोजनालयों में धारा 4A के साइनेजेस के विकास और प्रदर्शन जैसे उपायों को बढ़ावा देना चाहिए। साथ ही धारा 4 साइनेज और धारा, ठीक है, मैं 2-3 मिनट में कर रही हूँ। बीड़ी, सिगार और हुक्का को शामिल किया जाना चाहिए, ना कि सिर्फ केवल सिगरेट को। माननीय सभापति महोदय, जैसे मैंने पहले कहा कि आर्थिक पैसा सब कुछ नहीं है, हमको बचाना है युवा को। जैसे मैंने पहले कहा कि यदि युवा को हम नहीं बचा पाएंगे तो निश्चित रूप से हम हमारी आने वाली पीढ़ी को कभी माफ हमें नहीं करेगी, क्योंकि जैसे जैसे धीरे धीरे नशा बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारी पीढ़ियां भी खत्म होती जा रही हैं। एक विशेष रूप से मैं माँ के बारे में कहना चाहूंगी कि माँ जो परिवार की धुरी है, यदि वही धूम्रपान करती है तो बच्चों को नहीं बचा पाएगी, वो आने वाली पीढ़ी को नहीं बचा पाएगी। कई परिवारों में देखा है, जिस परिवार में पिता और माता किसी प्रकार का नशा नहीं करते, उनके बच्चे भी नहीं करते हैं। यदि पिता और माता किसी प्रकार का नशा करते हैं तो आने वाली पीढ़ी अनायास ही उस नशे में लिप्त हो जाती है। तो माँ को भी बचाना बहुत जरूरी है। इसलिए आपसे मैं इतना ही निवेदन करके अपनी बात को पूरा करूंगी कि तंबाकू केवल एक ही ऐसा नशीला उत्पाद है जो बिना किसी लाइसेंस के बिकता है। राजस्थान सरकार के स्वायत्त शासन विभाग के ऑर्डर के अनुसार समस्त नगर पालिकाएं, नगर परिषद, नगर निगम को तंबाकू विक्रेताओं को लाइसेंस प्रणाली के तहत लेना चाहिए, मगर राजस्थान में यह कहीं पर भी लागू नहीं है। अगर राजस्थान सरकार तंबाकू को शराब की तर्ज पर कॉरपोरेशन बनाकर बिक्री करती है तो सरकार की वर्तमान जो स्थिति है उसमें इजाफा होगा
और सरकार के साथ साथ लोगों को भी इससे मुक्ति मिलेगी। पान मसाला उत्पाद की निरंतर जांच होती रहनी चाहिए। तंबाकू युक्त पान मसाला को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। माननीय मंत्री महोदय, जब हम शुद्ध के विरुद्ध युद्ध चलाते हैं तो इस प्रकार के तंबाकू गुटखों को भी जांच के दायरे में लेना चाहिए कि वो वास्तव में सुपारी के नाम पर कोई तंबाकू तो नहीं बेच रहे हैं। राजस्थान में हुक्का बार चलन अपराध है, मगर इस कानून का प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। ई सिगरेट भी आसानी से उपलब्ध हो जाती है किसी भी नुक्कड़ की दुकान पर, मगर देश भर में दो तीन पॉइंट और बस मैं समाप्त कर रही हूँ। युवाओं को तंबाकू से बचाने के लिए राज्य भर से तंबाकू व पान मसाला विज्ञापन प्रतिबंधित हो जाना चाहिए। इसी तरह कोटपा एक्ट 2003 में संशोधन कर नीति और प्रभावी होनी चाहिए, जैसे कि चालान की राशि में वृद्धि करना, सार्वजनिक स्थान केवल धूम्रपान मुक्त नहीं बल्कि तंबाकू मुक्त भी होने चाहिए। मैं अंत में माननीय सभापति महोदय आपसे इतना ही निवेदन करना चाहूंगी कि वास्तव में यदि हमें इस राजस्थान की जनता के साथ न्याय करना है, हमें राजस्थान की जनता को स्वास्थ्य देना है। अभी सरकार राइट टू हेल्थ बिल भी लाने की तैयारी पर है, तो राइट टू हेल्थ में भी ये कवर होता है कि हम ऐसी नशीले चीज़ों की पहुंच उन तक आसान ना बनाएं जो अभी उनको आसान है, ताकि उनको स्वास्थ्य मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का समय दिया। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है, 15वीं राजस्थान विधानसभा में निर्वाचन क्षेत्र उदयपुर से निर्वाचित सदस्य श्री गुलाब चंद कटारिया विधानसभा संख्या 43 को असम का राज्यपाल नियुक्त जाने के कारण राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया का कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 173/2 के अंतर्गत दिनांक 16 फरवरी 2023 को राजस्थान विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है और उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया है। श्री बिहारी लाल।